अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर नंबर 7। आज के लेक्चर में क्या पढ़ना हमने? लॉ ऑफ सप्लाई। इससे पहले आप क्या पढ़ चुके? लॉ ऑफ डिमांड। उसके बाद हमने सप्लाई को डिस्कस किया, सप्लाई को डिफाइन किया, सप्लाई के कुछ डिटर्मिनेंट्स भी सीखे। उसमें किसी का कोई सवाल? कल के लेक्चर में किसी का कोई सवाल? जी दोस्त, आज कम है ना स्ट्रेंथ? चले गए हम? ठीक है जी, कोई सवाल नहीं है? डिटर्मिनेंट्स में किसी का कोई सवाल नहीं है? सब ठीक है, सब अच्छा है, सब समझ आ गया? दैट्स गुड। और याद कर रहे हैं ना साथ साथ? लॉ ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ डिमांड को डिस्कस किया हमने। याद है कि क्या किया था? अगर डिमांड सीख लिया तो कल मैंने आपको बताया था कि आपने सप्लाई भी आधे से ज़्यादा कॉन्सेप्ट समझ लिए। बस जो आज वाले हैं वो इंशाल्लाह इसके साथ क्लियर हो जाएंगे। और अगर ये दो कॉन्सेप्ट आपने, डिमांड और सप्लाई, ये दोनों हो गए तो समझें मार्केट इक्विलिब्रियम, आधी इकोनॉमिक्स आपको समझ आ गई। आपको आधी इकोनॉमिक्स जो है वो समझ आ गई। सर फिर आधी पढ़ाएं और छुट्टी कराएं? नहीं, कॉन्सेप्चुअली आपको समझ आ गया, बस इसी को फर्दर हमने एक्सप्लेन करना है। ठीक है, इसी को एक्सप्लेन करेंगे। तो चलें फिर आज के लेक्चर की तरफ। कल के लेक्चर में कोई सवाल नहीं है? सब अच्छा, ठीक है। जैसे कि आपने डिमांड को, लॉ ऑफ डिमांड को डिस्क्राइब किया था 3 तरह से। मुझे बताएं वो 3 फॉर्मेट कौन से हैं? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म डिस्क्रिप्शन में, शाबाश बिल्कुल ठीक है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। उसके बाद टेबुलर फॉर्म, और फिर नंबर 3 पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ऐसा ही था? टेबल या शेड्यूल आपने बनाया था, टेबल या शेड्यूल भी इसको कहते हैं, और कुछ जो है वो स्केजुअल इसको बोलेंगे, स्केजुअल। जी इधर क्या लिखो? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। लॉ ऑफ डिमांड याद है? कैसे डिफाइन किया था? If price of the product increase, its quantity demanded decrease. If price of the product decrease, its quantity demanded increase. इसके बाद सेट्रस पारिबस भी तो बोले ना, ये डेफिनेशन का या डिस्क्रिप्शन का हिस्सा है। लॉ ऑफ सप्लाई को कैसे डिफाइन करेंगे? इफ प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इंक्रीज, जो कि जनरल रूल है, डिटर्मिनेंट्स में हमने पढ़ा है, प्राइमरी डिटर्मिनेंट्स, उसमें क्या पढ़ा था? इफ प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इंक्रीजेस, इट्स क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीजेस, वाइस वर्सा। लेकिन वो डिटर्मिनेंट्स में था। यहाँ पे क्या पढ़ने लगे हैं? यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड में इफेक्ट ऑफ प्राइस ऑन, और डिटेल में हम एनालिसिस करने लगे हैं किन 2 फैक्टर्स की? प्राइस और सप्लाई को हम डिस्क्राइब करेंगे। अब डिटेल में ये रिलेशनशिप पढ़ने लगे हैं बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई। और प्राइस जो है आपको पता है ये प्राइमरी डिटर्मिनेंट्स है फॉर बोथ डिमांड एंड सप्लाई। तो इफ प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इंक्रीजेस, इट्स क्वांटिटी डिमांडेड, नहीं सर, डिमांडेड नहीं, ये तो लॉ ऑफ सप्लाई है। If price of the product increases, its quantity supplied increases. If price increases, quantity supplied increases. And if price of the product decreases, its quantity supplied decreases. Ceteris paribus, ये व्हाट इज ceteris paribus? Assuming, ये assuming other factors remains constant। इसका मतलब ये हुआ कि बाकी सारे फैक्टर्स को कांस्टेंट रखना है, सेम रखना है।
अनचेंज रखना है, फिक्स होने चाहिए बाकी। मुझे बताएं क्या बाकी सारे फैक्टर्स फिक्स हैं? बिल्कुल सर, हम प्राइस को इंक्रीज और डिक्रीज कर रहे हैं तो बाकी सारे फैक्टर्स क्या है? कांस्टेंट होने चाहिए। और मुझे बताएं वो बाकी सारे फैक्टर्स, शाबाश, एक एक करके बताएं वो सारे फैक्टर्स जो इनको हमने नाम दिया था एजम्पशन ना, कि हम एक एजम्पशन लेते हैं, हम अज्यूम करते हैं बाकी सारे फैक्टर्स क्या होने चाहिए? कांस्टेंट होने चाहिए। तो इस लॉ के लिए क्या एजम्पशन है? कि सर नॉन प्राइस डिटरमिनेंट सारे कांस्टेंट होने चाहिए। इसको हमने नाम नॉन प्राइस दिया था ना लॉ ऑफ डिमांड में, कि प्राइस के अलावा जितने भी डिटरमिनेंट्स हैं इसको हम नॉन प्राइस डिटरमिनेंट कहेंगे। और वो नॉन प्राइस डिटरमिनेंट कौन से हैं? अवेलेबिलिटी, शाबाश, बिल्कुल ठीक, अवेलेबिलिटी एंड क्वालिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, अवेलेबिलिटी एंड क्वालिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। नंबर 2, कॉस्ट ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन या कॉस्ट ऑफ इनपुट। नंबर 3, टेक्नोलॉजी शुड रिमेन सेम। इसका मतलब टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट नहीं होनी चाहिए। अगर टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट होती है तो उसकी वजह से सप्लाई तो बढ़ेगी। तो हम ये नहीं कह सकते सर ये जो चेंज है या प्राइस की वजह से है या फिर, क्योंकि हमें फिर नहीं पता। नंबर 4, हाँ, टैक्सेस स्टेबल होने चाहिए। स्टेबल का मतलब यह है कि रिमेन सेम। और सब्सिडी भी, टैक्सेस एंड सब्सिडीज। और आपको पता है टैक्स कौन सा? इनडायरेक्ट टैक्स, सब्सिडी। नंबर 5, नंबर ऑफ सेलर्स भी ज्यादा नहीं होने चाहिए, ये भी कांस्टेंट या सेम होने चाहिए। एनवायरमेंटल, क्या ये पॉसिबल है वैसे? लेकिन हम लॉ उसने पेश करना था ना, उसने एक थियरी देनी थी, इसलिए जो रिलेशनशिप उसने एक्सप्लेन करना है तो वो दो के दरमियान ही करेगा, बाकी फैक्टर्स को उसने कांस्टेंट रखना है। तो क्लियर? प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स भी है, शाबाश, बिल्कुल ठीक, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। आपसे एक सवाल ना पूछूं, आपने कहा सर ये जो चेंज है ये है प्राइस डिटरमिनेंट की वजह से। ये क्या किसकी वजह से है? प्राइस डिटरमिनेंट। और प्राइस को हमने कहा था नंबर 1 पे जो हमने पढ़ा था प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, इसको हमने कहा था ये प्राइमरी डिटरमिनेंट है। आपने कहा सर ये जो लॉ है ये डिटेल में एक्सप्लेन करता है बिटवीन रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई। ये तो नजर आ रहा है सर कि प्राइस डिटरमिनेंट है और क्वांटिटी सप्लाइड है, बाकी सारे फैक्टर्स कांस्टेंट है। मुझे बताएं ये भी तो प्राइस है। हाँ तो प्राइस तो है ना, प्राइस तो है, उसकी अपनी नहीं है, शाबाश, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट नहीं है, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट है। ये जब हम इसको डिस्कस कर रहे होते हैं ना तो हम प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट या प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट बता के कहते हैं कि मेन जो प्रोडक्ट है हमारी, बताएं उस पर क्या फर्क पड़ेगा। नहीं है बात समझ? नहीं आई बात समझ? ऐसे कैसे जल्दी बात समझ आ गई? दो प्रोडक्ट हैं, एक ए है एक बी है, दोनों या तो आपस में कॉम्प्लीमेंट है या सब्स्टिट्यूट है। मुझे बताएं आपकी प्रोडक्ट कौन सी है? अच्छा है, आपकी प्रोडक्ट ए है और ये बी सब्स्टिट्यूट है। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, ये अगर दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट है तो मैं कहूंगा प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट। बी की प्राइस इंक्रीज हो रही है तो बी की अपनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी। बी की प्राइस इंक्रीज हो रही है, ये तो प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट नहीं हो गया, तो प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट हो गया ना। मेन गुड क्या आपका? आपकी गुड तो ये है। इसका इफेक्ट बताना है किसके ऊपर? तो क्या मैंने ये कहा कि मुझे इसकी प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है तो मुझे बताएं इसकी सप्लाई पे क्या फर्क पड़ेगा? मैंने तो आपको ये बताया कि इसके अलावा एक दूसरी गुड है जो कि या तो कॉम्प्लीमेंट है या सब्स्टिट्यूट है, उसकी प्राइस इंक्रीज हो रही है, उसकी सप्लाई भी इंक्रीज हो रही है। मुझे बताएं इसकी वजह से इस पे क्या फर्क पड़ेगा? ये पूछा है ना आपसे, तो मैंने डायरेक्ट ये तो नहीं कहा कि इसकी प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है। अगर मैं डायरेक्ट कहता तो वो यहाँ पे फॉल करता प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। इसलिए चूंकि इसमें डायरेक्टली प्राइस इन्वॉल्व नहीं है तो क्या है, ये नॉन प्राइस डिटरमिनेंट है। अब क्लियर हो गया? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्लियर?
असम्पशन भी क्लियर। आगे क्या करें, टेबल या शेड्यूल बनाएं? बिल्कुल, जिसमें डायरेक्ट प्राइस इन्वॉल्व नहीं है तो इसका मतलब यह है कि वो नॉन प्राइस डिटरमिनेंट है। प्रोबेबल है कि टैक्स लगाएं और सब्सिडी ना दें, ये ज़्यादा चांसेस ये हैं कि टैक्स लगाएं। कल आपने सुना होगा इतने ज़्यादा टैक्सेस लगे, टैक्स इतने बढ़ गए। आपने कभी उसमें सुना कि गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी है? नहीं, हमने तो नहीं सुना कि गवर्नमेंट ने सब्सिडी भी दी है। तो ये तो पॉसिबल है कि टैक्स लगाएं और सब्सिडी ना दें। मेरा ख्याल है ये नहीं पॉसिबल कि टैक्स ना हो और सब्सिडी हो। काश कैसी गवर्नमेंट आए कि वो कहे कि टैक्स नहीं है, टैक्स ही नहीं है और सब्सिडी है। तो फिर चेंज तो कुछ नहीं हुआ। इसको ज़ीरो करना था ना, तो अल्लाह का शुक्र है पहले से ज़ीरो हो गया। ज़ीरो, इसको चेंज नहीं करना था, हमने कहा चेंज नहीं करना, टैक्स को ज़ीरो रखना है। चाहे टैक्स 100% हो चाहे ज़ीरो हो, हमने तो कांस्टेंट रखना है ना इसको। इफेक्ट देखते हुए आपने देखना है कि टैक्स के चेंज तो नहीं हो रहा। मीनू आ रही है, जी शाबाश। क्या करूं, प्राइस को इंक्रीज करूं? आपकी फरमाइश से प्राइस को इंक्रीज कर रहा हूं। सप्लाई भी क्या होगी? कोई मुश्किल? कुछ भी मुश्किल नहीं है, सब आसान है, सब समझ आ गया। रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई। इफ प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इंक्रीजेस, its quantity supplied increases. If price of the product decreases, its quantity supplied decreases. Ceteris assuming other factors remains constant. सिर्फ प्राइस का फैक्टर लिया हमने। मजीद एक्सप्लेन करने की जरूरत है? लॉ ऑफ डिमांड समझ आ गया तो ये भी समझ आ गया। अब नेक्स्ट क्या करना है? इधर मैं गलती कर रहा हूँ, मुझे बताना है आपने मैं क्या गलती कर रहा हूँ। यहाँ पे क्वांटिटी सप्लाइड, शाबाश। ऐसे लिखो इधर, ये ले। गलत है? कैसे गलत है? कैसे? जब प्राइस 1 है तो सप्लाई 1। देख लेते हैं क्या गलत है सही है। मुझे नहीं पता, मैं देखूंगा इधर से। जब प्राइस 1 है तो जब प्राइस 2 है प्राइस 3 प्राइस 4। आप भी ड्रॉ कर रहे हैं साथ वाले के रजिस्टर पे, अपना ले लें। प्राइस 5। ये डॉट्स को मिलाएंगे तो ये लाइन बनेगी। सर ये तो डिमांड कर्व है।
चल जी ड्रॉ करवाएं फिर। ये है सप्लाई कर्व, ठीक है, ओके। प्राइस 1 तो सप्लाई 1, प्राइस 2 सप्लाई बाय 2, प्राइस 3 सप्लाई 3, सेम। यहाँ तक कोई मुश्किल? असम्पशन क्यों डाल रहे हैं? सप्लाई पे क्या फर्क पड़ेगा? गर्मियों में आम बेचने वाले ज़्यादा होते हैं, सर्दियों में क्यों? मौसम होता है, मौसम होता है ना, इसलिए। तो जो सीजनल फ्रूट है या जो भी फूड है, आप जब इससे पहले तकरीबन महीना पहले जब घर जाते थे तो 1 रेड़ी 2 रेड़ियाँ बस सिर्फ इतनी होती थी, क्योंकि सीज़न नहीं था उस वक्त। लेकिन जैसे इसकी सप्लाई बढ़ी है, पीछे से इसकी सप्लाई बढ़ी है, इधर से सप्लायर ने सप्लाई भी बढ़ा दी है। ये एग्जाम्पल शायद आपको मुश्किल लगी अभी, चलें दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। प्राइस बढ़ने से सप्लाई बढ़ती है, ऐसा ही है, प्राइस बढ़ने से सप्लाई बढ़ेगी। आजकल गर्मी है ना, आजकल गर्मी है। फॉर एग्जांपल आप पहले, इससे पहले वो बेचते थे समोसे या फ्राइज़, लिख लें फ्राइज़, इसकी डिमांड थी 20K, 20,000 एज्यूम कर रहे हैं हम। जैसे मौसम चेंज हो गया, जैसे ही मौसम चेंज हो गया, समोसे की डिमांड, जैसे मौसम चेंज हो गया और गर्मी आ गई, इसकी डिमांड कम होगी। तो मुझे बताएं कम होगी कितनी रह जाएगी? क्या 20 से कम होगी, 20 ही रहेगी या इससे ज़्यादा हो जाएगी? कम हो जाएगी ना। अज्यूम करते हैं 10K। कुछ लोग कभी भी समोसे परचेज कर रहे हैं, ठीक है। आपके साथ वाला था ना, उसने वहाँ पे रेडी उस वक्त लगाई थी, जो ये जो बेचते हैं शरबत बेचते हैं, क्या उसका नाम देते हैं, ठंडा पानी, लेमू पानी कह लें, लेमू पानी चले, लेमन सोडा कहते हैं, चलें यही लिख लें फिर इसका नाम। तब उसकी सेल थी 5K, उसकी सेल थी 5K। आजकल उसकी सेल है 25K। आपकी सेल क्या हो गई? रिड्यूस हो गई। मुझे बताएं आप क्या करेंगे अब? अभी भी समोसा बेचेंगे, फिर क्या करेंगे? इधर शिफ्ट होंगे, इधर शिफ्ट होंगे ना, तो आपकी क्या होगी? सप्लाई भी बढ़ेगी। ये क्या देखा आपने कि ये प्राइस चूंकि बढ़ी है तो सप्लाई इसने बढ़ाई है। प्राइस बढ़ने का मतलब प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी है। ये आपके साथ वाले की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो गई। जब आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी, फौरन से वो शटर डाउन करेंगे, वो दुकान बंद करेंगे और आप कहेंगे अब तो मैं भी आज से ये लेमू पानी बेचूंगा। आपने देखा होगा कि एक बंदा जो रेडी लगाता था सर्दियों में, जो चने बेचता था, आज उसने रेडी लगाई हुई है और वो लेमू पानी बेच रहा है। क्यों? कि जब डिमांड बढ़ती है, जब प्रेफरेंसेस चेंज, तो लोग उसकी डिमांड ज़्यादा करेंगे और डिमांड को पूरा करने के लिए आपको सप्लाई बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर हो गया अब? नहीं अभी भी नहीं हो। अज्यूम, हम तो अजम्पशन लेते हैं, ये तो अज्यूमिंग है, अजम्पशन लेते हैं। अज्यूम क्या? अब मैं अज्यूम करता हूं कि आप सारी असाइनमेंट करके आए हैं। हाँ तो इमेजिनेशन, ये भी तो इमेजिनेशन है ना, ये भी तो अजम्पशन है, ये भी तो अजम्पशन है।
किसी भी दो चीज़ों का जब आपने कंपैरिजन करना हो या इसका रिलेशनशिप स्टडी करना हो तो बाकी सारे फैक्टर्स को आपको कांस्टेंट रखने पड़ेंगे। ठीक है, ये नहीं अगर आपसे मैं पूछूं कि आपकी पीएससी में परफॉर्मेंस कैसी है तो फिर तो सारे सब्जेक्ट्स को देखना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं आपसे पूछता हूँ इकोनॉमिक्स में आपकी परफॉर्मेंस कैसी है तो फिर ओवरऑल आप मुझे फिर बताएंगे सर क्यों में मेरे इतने मार्क्स हैं। फिर मैं कहता हूँ अच्छा मुझे बताएं इकोनॉमिक्स में कितने मार्क्स हैं। सर वो I2B में तो मेरे 100% है। फिर मैं आपसे सवाल पूछता हूँ इकोनॉमिक्स का बताओ भाई, सर आपको पता है IITM में भी मैंने टॉप की है। क्या कर रहे हैं आप, बाकी फैक्टर्स क्यों बता रहे हैं मुझे, जो मैंने पूछा है मुझे वो क्यों नहीं बता रहे। मैं अज्यूम करता हूँ बाकी आपके सब्जेक्ट्स अच्छे होंगे क्योंकि आप उसको ज़्यादा टाइम देते हैं, ऐसा ही है ना। शर्म तो नहीं आती, ये इमेजिनेशन नहीं है, ये अजम्पशन है और प्रैक्टिकली भी ऐसे ही होता है। जब आप किसी दो को कंपैरिजन करते हैं तो बाकी सारे फैक्टर्स को आपको कांस्टेंट रखने पड़ेंगे। इसकी पिक्चर ना लें, खुद से लिखें कोई और एग्जांपल, कोई और एग्जांपल जो है वो अगर आपको जो जहन में आती है वो लिख लें। कहते मैं दोबारा लिख देता हूँ। क्लियर हो गया ये, इसमें कोई सवाल, इसकी तस्वीर लेनी है तो वो ले लें। फिर मुझे इजाज़त दे दें कि फिर मैं शीट नीचे करूँ। ओके कल इधर से शुरू किया था हमने सप्लाई एंड इट्स डिटरमिनेंट्स। सप्लाई को डिफाइन करते हुए हमने कहा कि आपने डिमांड के डेफिनेशन को याद रखना है और उसमें दो चीज़ें चेंज करनी है, एक सेलर्स और एक एबल टू सेल। स्टडी टिप में डेफिनेशन है, स्टॉक इज द क्वांटिटी ऑफ गुड्स अवेलेबल टू फर्म बट नॉट ऑफर्ड फॉर सेल इन मार्केट। आपसे अगर कोई पूछे व्हाट इज स्टॉक तो आप उससे कहें जो चीज़ें मेरे पास गोदाम में पड़ी हुई हैं और मार्केट में मैंने अभी सेल नहीं करनी, वो मेरा स्टॉक है। बफर स्टॉक किसे कहते हैं मुझे नहीं पता, अभी बफर स्टॉक का मुझे नहीं पता। डिटरमिनेंट्स आगे आएगा, इसी चैप्टर 1 में आएगा। डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई, डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई, बल्कि चैप्टर 2 में ही आएगा लेकिन मैं आखिर में पढ़ाऊंगा। पहला डिटरमिनेंट कौन सा, मशहूर ज़माना प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। आपने ब्रैकेट में इसके साथ लिखा होगा प्राइमरी डिटरमिनेंट है ये। प्राइस इज पॉजिटिव इफेक्ट ऑन सप्लाई, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, पॉजिटिव इफेक्ट ऑन सप्लाई। प्राइस इंक्रीज सप्लाई इंक्रीज, प्राइस डिक्रीज मार्केट में फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अवेलेबल है, सप्लाई पे क्या फर्क पड़ेगा, और क्वालिटी के फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, कॉस्ट ऑफ इनपुट कम है, सप्लाई इंक्रीज। इंप्रूव टेक्नोलॉजी आ गई, एडवांस टेक्नोलॉजी, टैक्सेस कम, सब्सिडी ज्यादा, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले कॉम्प्लीमेंट इन प्रोडक्शन और सब्स्टिट्यूट इन प्रोडक्शन, ये पहले सीखें उसके बाद फिर आगे इधर आए। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट इन प्रोडक्शन और कॉम्प्लीमेंट में फर्क है, ठीक है ना। कॉम्प्लीमेंट इन प्रोडक्शन और कॉम्प्लीमेंट इन दोनों में फर्क है। सब्स्टिट्यूट इन प्रोडक्शन और सब्स्टिट्यूट में भी फर्क है, वो है डिमांड के लिए और ये है खास सप्लाई के लिए। अगर आपसे कोई पूछे प्राइस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट गुड इंक्रीजेस, इफेक्ट ऑन सप्लाई बताओ, सप्लाई क्यों इंक्रीज होगी, प्राइस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट इंक्रीज। मैंने ये तो नहीं कहा प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट इन प्रोडक्शन इंक्रीज। देखा, मार्क आ गए ना, आप मार्क आ गए ना। हाँ तो सप्लाई क्यों इंक्रीज, सप्लाई क्यों इंक्रीज, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट पूछा है, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट इन प्रोडक्शन तो नहीं कहा मैंने। अगली अटेम्प्ट क्या नहीं, इसी में कर लेंगे। कॉम्प्लीमेंट इन प्रोडक्शन और कॉम्प्लीमेंट में फर्क है, सब्स्टिट्यूट इन प्रोडक्शन और सब्स्टिट्यूट में फर्क है। ये बात समझ आ गई। वहां पे क्या लिखा हुआ था, कॉम्प्लीमेंट एंड सब्स्टिट्यूट, इधर क्या लिखा हुआ है, कॉम्प्लीमेंट्स इन प्रोडक्शन और सब्स्टिट्यूट्स इन प्रोडक्शन।
और अगर कॉम्प्लीमेंट की बात करता है तो डिमांड की बात कर रहा है वो। अगर कॉम्प्लीमेंट या सब्स्टिट्यूट इन प्रोडक्शन की बात कर रहा है तो सप्लाई की बात कर रहा है। फिर बताएं, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट इन प्रोडक्शन डिक्रीजेस, डिमांड पे क्या फर्क पड़ेगा? डिमांड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, शाबाश, क्योंकि ये खास है सप्लाई के लिए। सप्लाई पे क्या फर्क पड़ेगा? सप्लाई, ओहो ओहो, क्यों ऐसे करते हैं, क्यों ऐसे? एग्जाम्पल दूं? शाबाश, ठीक है, एग्जाम्पल दे देता हूँ। एग्जाम्पल, लेज और पेप्सी की एग्जाम्पल नहीं, हम कोई और एग्जाम्पल ले लेते हैं। इधर जो एग्जाम्पल लिखी हुई है, वो तो कॉम्प्लीमेंट है, ये सब्स्टिट्यूट की एग्जाम्पल। ब्लैक प्रिंटर है और कलर प्रिंटर है, इसकी प्राइस कम हो रही है, इसकी सप्लाई पे क्या फर्क पड़ेगा? अब बताएं, शाबाश। मैं मेन तो यही हो गया ना, फिर जब मैं ये पूछ रहा हूँ तो मेन कोड तो यही है, अंडर एग्जामिनेशन। इसकी सप्लाई कम होगी, कम हो कैसे होगी? इसकी प्राइस कम होगी तो इसकी अपनी सप्लाई, जब अपनी सप्लाई कम तो सब्स्टिट्यूट की सप्लाई। नहीं आई फिर भी बात समझ नहीं है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, और एग्जांपल ले लेते हैं, और एग्जांपल ले लेते हैं। इसको इरेज कर दूं, इजाजत है? आप बता सकते हैं दोनों आपस में क्या है? सब्स्टिट्यूट है। अगर मैं कहूं कि ये एक ही कंपनी बना रही है तो ये क्या हो गए? सब्स्टिट्यूट इन प्रोडक्शन। ये मैंने आपको बता दिया कि सब्स्टिट्यूट इन प्रोडक्शन है, ठीक है। बल्कि सप्लाई, पहले तो मुझे डिमांड बताए ना, पहले डिमांड, उसके बाद मुश्किल की तरफ आते हैं। नो इफेक्ट क्यों? क्योंकि सर सब्स्टिट्यूट इन प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन है, इसलिए ये मैं नहीं बता सकता आपको। सप्लाई क्यों इंक्रीज होगी? सप्लाई क्यों इंक्रीज होगी इसकी? क्योंकि प्राइस कम हो रही है तो प्रॉफिटेबिलिटी कम, तो इसलिए इसकी सप्लाई कम करेगा वो, और जब इसकी सप्लाई कम होगी तो लोग सब्स्टिट्यूट की तरफ जाएंगे, सब्स्टिट्यूट की तरफ। तो सब्स्टिट्यूट की सप्लाई सबसे पहले इसकी सप्लाई बताएं। क्लियर? अब तो गलती नहीं करेंगे। पूछिए कि एग्जाम्पल, चलें ज़बानी पूछ लेता हूँ। कॉम्प्लीमेंट प्रोडक्शन की एग्जांपल बताएं पहले। बैट बॉल, शाबाश, बिल्कुल गलत एग्जांपल यार, ऐसे ना करो। सबसे वो कॉम्प्लीमेंट प्रोडक्शन कैसे है? क्या वो सेम प्रोडक्शन प्रोसेस है, दोनों चीजें बन जाती हैं? क्या आप लकड़ी को काटते हैं तो उसमें से बॉल से निकल आते हैं? यार ऐसे नहीं।
एक प्रोडक्शन प्रोसेस से दो चीज़ें बन रही हैं, दो चीज़ें बन रही है, आप ना चाहते हुए भी दूसरी चीज़ बन जाती है। शाबाश, बिल्कुल, ये एग्जांपल अच्छी है, ये एग्जांपल अच्छी है। शुगर केन की एग्जांपल है ना। एक प्रोडक्शन प्रोसेस से कितनी चीज़ें आ रही हैं? दो। गुड़ को क्या कहते हैं? ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप इसकी प्राइस बढ़ गई तो इसकी सप्लाई पे क्या फर्क पड़ेगा? ये कॉम्प्लीमेंट है मेरा भाई, कॉम्प्लीमेंट है, ये दोनों आपस में, ये दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट है। ये वैसे ही एग्जांपल है जैसे मैंने कल एग्जांपल दी थी बीफ और लेदर की, बीफ और लेदर की एग्जांपल दी थी मैंने। हम ना चाहते हुए जो लेदर प्रोड्यूस हो रही थी ना चाहते हुए, आप हम नहीं चाह रहे थे लेदर प्रोड्यूस, फिर भी हो गई। इसी तरह ये भी है, अगर शुगर की प्राइस बढ़ेगी तो आप शुगर की सप्लाई बढ़ा देंगे, और एक चीज तो वैसे भी आ जाएगी, इसकी सप्लाई भी बढ़ जाएगी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जब मार खाएंगे ना एग्जाम में एक दो दफा, टेस्ट में मैं क्यों एग्जांपल दूं? मैं क्यों दूं? ये ले, मैंने कल एग्जांपल दी तो थी, इसकी एग्जांपल आप खुद देखें, मैं नहीं दे रहा आपको एग्जांपल। मेरे जहन में अच्छी एग्जांपल दो तीन आई है, लेकिन वो मैंने टेस्ट के लिए रखी है। चले, नहीं ठीक है। इफ प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट प्रोडक्शन इंक्रीजेस, कॉन्सेप्ट समझ आ गया? कॉन्सेप्ट पर ही रहे, उसके बाद जाके खुद गूगल भी कर सकते हैं आप इसकी एग्जांपल। प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट इन प्रोडक्शन इंक्रीजेस, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट इन प्रोडक्शन इंक्रीजेस, कॉम्प्लीमेंट है और प्राइस भी इंक्रीज हो रही है, कॉम्प्लीमेंट इन प्रोडक्शन है, प्राइस इंक्रीज हो रही है, तो मैं ऐसे सोचूंगा आंखें बंद करके, कॉम्प्लीमेंट इन प्रोडक्शन है, इसका मतलब ये है प्राइस इंक्रीज होगी तो इसकी सप्लाई भी बढ़ेगी। चूंकि दोनों गुड्स आपस में कॉम्प्लीमेंट है तो मैं दोनों को सेपरेट नहीं कर सकता, मेरी मजबूरी है कि मैंने दूसरे की प्रोडक्शन भी करनी है, तो दूसरे की भी सप्लाई बढ़ जाएगी। आप भी ऐसे सोचते हैं? बिल्कुल सही सोचते हैं। इफ प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट इन प्रोडक्शन इंक्रीजेस, अब आप सोचें, आंखें बंद करें, सोचें मेरी तरह, आंखें बंद करें, शाबाश। प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट इन प्रोडक्शन, नहीं कुछ कहता साथ वाला, आंखें बंद करें, नहीं कुछ नहीं करता है, हाँ सो जाता है वो। प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड इंक्रीजेस, प्राइस इंक्रीज, सब्स्टिट्यूट इन प्रोडक्शन, सॉरी, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट इन प्रोडक्शन इंक्रीज, इसकी सप्लाई इंक्रीजेस। डिक्रीज वाले, सब्स्टिट्यूट इन प्रोडक्शन की प्राइस इंक्रीज हो रही है तो सप्लाई भी बढ़ेगी, इसकी सप्लाई बढ़ेगी, तो चूंकि दोनों आपस में सब्स्टिट्यूट है तो दूसरे की सप्लाई कम हो जाएगी। कोई बात नहीं, कोई बात, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, हो जाएगा इंशाल्लाह, हो जाएगा। थोड़ा सा ज़्यादा है, नंबर ऑफ सेलर अगर मार्केट में ज़्यादा है, बेचने वाले ज़्यादा तो सप्लाई भी ज़्यादा, बेचने वाले कम। इन्वायरमेंटल कंडीशंस अगर ये एडवर्सली इफेक्ट कर रहे हो ना सप्लाई को, तो इससे सप्लाई कम हो जाएगी। अगर वेदर ठीक नहीं है, वेदर कंडीशन, बैड वेदर कंडीशन है, सप्लाई कम। डिजीज इन लाइफ स्टॉक एंड क्रॉप्स, आपको पता है, इसको इसके साथ आप लिख सकते हैं, वो जो बर्ड फ्लू इस तरह के मसले आए थे, डिजीज थी ना वो, उसके बाद सारी मुर्गियाँ। नेचुरल डिजास्टर एंड वॉर्स, सैलाब या फिर जंग चढ़ गई। क्लियर? लॉ ऑफ सप्लाई, effect of price on supply. If price of the product increases, quantity supplied increases. If price decreases, supplied decreases. इसका मतलब अदर फैक्टर, assuming other factors remain constant, other factors कौन से हैं? ये है सर, cost of factor production remains same, availability remains same, technology remains same, indirect is same, price of substitute same, price of complement same, number of sellers same, no discovery of natural resources, environmental conditions same, सब कुछ सेम है। नेचुरल रिसोर्सेज का यही है कि कोई फैक्टर प्रोडक्शन और नहीं आएंगे। अवेलेबिलिटी एंड क्वालिटी ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन था ना, तो इसमें उसने लिखा हुआ है कि नो अवेलेबिलिटी ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन। याद करें ये मुश्किल टेबल, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और ग्राफ तो उससे भी ज़्यादा मुश्किल है।
याद नहीं ना होगा, बस याद रखना, याद करना नहीं है, क्योंकि वो आप कर चुके हैं। एक्सप्लेनेशन रीड कर लीजिएगा, बस ये बातें लिखी हुई हैं कि इस साइड पे क्वांटिटी सप्लाइड, दूसरी साइड पे कर लेंगे ये। एक हमारा टॉपिक है आज का रिजर्व प्राइस। रिजर्व प्राइस छोटा सा कॉन्सेप्ट है। अच्छा, बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो बचपन में आप सोचते हैं अगर गवर्नमेंट ऐसे करे तो फिर तो अच्छा हो जाएगा, यानी गवर्नमेंट जो है अगर पैसे छाप सकती है तो क्यों नहीं छापती, है ना, पूछते ना ये सवाल। इसका जवाब मैं दूंगा, बल्कि मैं क्या जवाब दूंगा, मेरी तरफ से इसका जवाब ही होगा। आप खुद ही समझ जाएंगे कि सर ने जवाब दे दिया। कैसे गवर्नमेंट नहीं कर सकती, क्यों नहीं कर सकती, कब करेगी गवर्नमेंट, वो सारा डिस्कस करेंगे आज और कल। यानी ये दो लॉ पढ़े आपने जब पहला लॉ पढ़ा तो आपने छोटे भाई से कहा सर ने आज बताया था कि प्राइस जब कम करते हैं तो डिमांड उसकी बढ़ जाती है, प्राइस बढ़ेंगे तो डिमांड कम हो जाएगी। मुझे भी कंफ्यूज कर रहे हो आप, प्राइस, हाँ ये दोनों चीज़ें मिक्स होंगी, लेकिन सिर्फ एक हफ्ते के लिए, उसके बाद फिर आपकी ज़ुबान पे चढ़ जाएंगी ये चीज़। प्राइस ज़्यादा तो डिमांड कम, डिमांड कम तो प्राइस क्यों इफेक्ट बता रहे हैं, क्यों बता रहे हैं अभी, अगले कल के लेक्चर में, बल्कि कल तो हमारा लेक्चर नहीं है, मंडे से आगे, मंडे को भी नहीं है, मैं मिस करूंगा आप लोगों को पूरा एक हफ्ता। लेकिन कोई बात नहीं, टेस्टिंग चलती रहेगी आपके साथ साथ। वो मैं बता दूंगा आपको, ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ठीक है। कौन सी वीडियो अपलोड करनी है मैंने? अच्छा, वो आज मैं शेयर करूंगा, मैं ग्रुप में ही शेयर कर दूंगा, फिर उधर ही कर लीजिए। सिलेबस में जब जिस दिन आपका टेस्ट होगा उससे 1 घंटा पहले बता दूंगा। क्यों, क्या ज़रूरत है, आप तो साथ साथ वैसे भी रिवाइज कर रहे हैं, आप तो साथ साथ उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। आपको ना भी बताऊं, किसी भी वक्त आऊं मैं कि आज अभी आपका टेस्ट है तो आप दे सकते हैं। चलिए मैं बता दिया करूंगा, ईद की छुट्टी में बता दूंगा, ठीक है, ईद की छुट्टी में बता दूंगा। जितना हमने पढ़ा उसमें टेस्ट होगा बस, अभी से मैंने बता दिए। ईद के पहले दिन नमाज के बाद कर दूं, ठीक है। चल आ जाए, चल हो गया, बस हो गया। सर लाइट्स ऑन प्लीज। यानी मैं आपसे ये कह रहा था कि जब सर ने, आप अपने छोटे भाई से कहेंगे सर ने कहा था प्राइस कम करो तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। प्राइस को कितना कम करें, प्राइस को मुफ्ती कर दें, मुफ्ती करेंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी नहीं रहेगी, ऐसा ही है ना। तो करेंगे कि हमारा जो खर्चा है उस पे कभी ऐसे आपने सुना है कि अभी ये जुमला सुना है कि इतनी तो मेरी खरीद है, इससे कम पे नहीं बेच सकता मैं ये चीज, इससे ज्यादा, इससे कम पे नहीं बेच सकता। क्या वो कहते हैं, वारा नहीं खाता सर, वारा नहीं खाता, माजरत है मैं नहीं बेच सकता आपको। हाँ, एंड पे आपको खा जाता है, वो एंड पे भी देखेंगे कि कैसे उनको वारा खाता है। इसका नाम है रिजर्व प्राइस, इनको नहीं पता लेकिन इसका नाम है रिजर्व प्राइस। रिजर्व प्राइस, सर रिजर्व प्राइस कौन सी है? ये वो मिनिमम प्राइस है जो सप्लायर, एक प्रोड्यूसर, एक फर्म सेट करती है, किस लिए? अपनी प्रोडक्ट को बेचने के लिए। ये वो मिनिमम प्राइस है, रिजर्व प्राइस कहते हैं मिनिमम प्राइस को, इससे ऊपर भी कर सकती है वो फर्म, लेकिन ये मिनिमम प्राइस है, बिलो दैट प्राइस फर्म आपको चीज नहीं बेच सकती। कल हमने एक एग्जांपल ली थी, उसमें फर्म की कॉस्ट क्या थी, कॉस्ट क्या आ रही थी, फर्म को क्या कॉस्ट पड़ रही थी, 100। फॉर एग्जांपल फर्म की कॉस्ट है 100, मुझे बताएं कि कॉस्ट से कम भी चीजें बेच सकती है फर्म?
अगर कॉस्ट से कम पे बेचेगी तो लॉस होगा, नुकसान होगा, नुकसान होगा। चलो देखते हैं आप क्या कम पे बेच सकते हैं, नहीं हो सकता है हमारे किसी एग्जांपल में हम कहें कि बिल्कुल आप कम पे बेचें। कॉस्ट पर क्या बेच सकते हैं, बिल्कुल कॉस्ट पे बेच सकते हैं, लेकिन फिर ऐसे ही करेंगे, कॉस्ट पे चीजें बेचेंगे, घर वाले जब पूछेंगे हाँ आज क्या कमाया तो कहेंगे हाँ, तो वो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन उस तरफ नहीं जाते। रात शाम को जब आप जाएंगे घर तो घर वालों का सबसे पहला सवाल ये होगा क्या कमाया आज, वो आपको मैसेज किया था, वो देखा था आपने, हाँ वो मैंने मैसेज देखा था, तो लेके नहीं आई वो चीज़ें, वो तो आज मैंने कुछ कमाया नहीं। क्यों, जितनी भी चीज़ें थी मैंने कॉस्ट पे बेच दी। सर ने कहा था रिजर्व प्राइस पे चीज़ें बेचनी है। अच्छे सर हैं आपके। तो रिजर्व प्राइस कहते हैं वो मिनिमम प्राइस वो मिनिमम लेवल जिससे कम पे चीज़ें सप्लायर नहीं सेल करेगा। मिनिमम लेवल है, मिनिमम प्राइस लेवल। सर क्या इसको चेंज भी कर सकते हैं? अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि वो कॉस्ट पे चीज़ें बेचें। आपको पता है कि फर्म जो है वो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट पे बेचता है चीज़ें, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट पे बेचता है, यानी 100 पे तो कभी नहीं ना आएगा, ये होगा प्रॉफिट। अब ये फॉर एग्जांपल पहले 100 प्लस 50 था तो प्रॉफिट कितना है 50, ऊपर कितने कमा रहा है, लेकिन आप जो है वो अड़ गए कि नहीं मैंने तो यही चीज़ जो है वो 150 वाली चीज़ लेनी है 130 में, तो क्या वो इस प्राइस को 130 पे रिड्यूस कर सकता है? कर सकते हैं ना। प्रॉफिट कितना है, यानी इसका मतलब ये हुआ अपने प्रॉफिट मार्जिन वो कम कर सकता है। क्या वो इसको ज़्यादा कर सकता है? बिल्कुल ज़्यादा कर सकता है। डिमांड में एक चीज़ आपने पढ़ी थी, इग्नोरेंस ऑफ द कंज्यूमर, वो इसके एक्सेप्शन में था ना, कि वो ज़्यादा प्राइस चार्ज करता है लेकिन फिर भी लोग कहते हैं ठीक है दे दो कोई मसला नहीं। तो कम ज़्यादा ये प्राइस हो सकती है, एक कैसे होगी, कुछ फैक्टर्स होंगे जिसकी वजह से ये प्राइस कम ज़्यादा हो सकती है। चले जी वो फैक्टर्स पढ़ते हैं एक एक करके। नंबर 1 है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मुझे बताएं अगर कॉस्ट ज़्यादा है तो रिजर्व प्राइस, अगर कॉस्ट कम है तो रिजर्व प्राइस कम। बस इतनी सी बात थी। नंबर 2 इनकम ऑफ कंज्यूमर। अच्छा, आपने कभी देखा है कि सिमिलर प्रोडक्ट है लेकिन उसके लिए डिफरेंट प्राइसेस कोट हो रही हो? कभी आपने ऐसे देखा है? कभी आप इचरा बाजार गए, वहां पे आपने शर्ट परचेज की हो, वहां से उसकी प्राइस थी 500 रुपये, फिर आपका इत्तेफाक हुआ कभी जाना हुआ MM आलम पे, सेम उस तरह की शर्ट थी, वो आपको 5000 में मिल रही थी। ऐसा क्यों? इधर कंज्यूमर की इनकम कम है और हाँ, इचरा बाजार में चूंकि जो कंज्यूमर है उनकी इनकम कम है, जबकि MM आलम पे जो लोग रह रहे होंगे उनकी इनकम ज्यादा होगी, तो इचरा वालों के लिए रिजर्व प्राइस कम, क्योंकि इनकम ऑफ कंज्यूमर कम है तो रिजर्व प्राइस भी कम। MM आलम की अगर बात करें तो इनकम ऑफ कंज्यूमर ज्यादा तो रिजर्व प्राइस भी ज्यादा। नंबर 3, अच्छा इसकी एग्जांपल ये भी हो सकती है, आप इधर से बुक परचेज करते हैं 300-400 एक किताब होती है, लेकिन वही बुक आप जब बाहर से इंपोर्ट करवाते हैं तो उसकी प्राइस ज़्यादा, क्योंकि वहाँ के लोगों के लिए वो किताबें हैं और वहाँ के लोगों को किताबें की इनकम वहाँ के लोगों की ज़्यादा है इस कंपेयर टू पाकिस्तान। USA से अगर आप बुक इंपोर्ट करवाते हैं तो ये USA की इनकम ज़्यादा है तो वहाँ पे रिजर्व प्राइस भी ज़्यादा। पाकिस्तान के लोगों की इनकम चूँकि इस कंपेयर टू USA कम है तो रिजर्व प्राइस भी कम। प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट,
अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट है ना। ये इंटरेस्टिंग है। कोक के कितने सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है? गौर में लिख रहा हूँ मैं, पेप्सी कोला, और बताएं। और अच्छा, आपने देखा होगा तकरीबन इनकी प्राइसेस सेम है। तकरीबन कह रहा हूँ, आप कहेंगे सर स्ट्रिंग की तो प्राइस ज़्यादा है। तकरीबन इनकी प्राइसेस जो है वो सेम है, तकरीबन इनकी प्राइस सेम है। चलें इसको निकाल देते हैं इधर से, कॉन्सेप्ट समझना है हमने। इनकी प्राइसेस सारों की सेम प्राइसेस। ऐसे क्यों वो सेम प्राइस रखते हैं? इनको चाहिए कि प्राइस कम करें ताकि इनकी डिमांड बढ़े। इनको तो चाहिए कि प्राइस कम रखे ताकि इनकी डिमांड बढ़ जाए। करना चाहिए ना इसको ऐसा। तो सेम क्यों रखी हुई इन्होंने प्राइस सबने? ताकि रिजर्व प्राइस सेट रहे। अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट, जब सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है ना, अगर सब्स्टिट्यूट ज़्यादा अवेलेबल है तो वो अपनी प्राइस को इंक्रीज नहीं कर सकते। जब प्राइस को इंक्रीज करेंगे, फॉर एग्जांपल कोक वाले प्राइस को इंक्रीज किया कोक वालों ने, तो लोग क्या कोक खरीदेंगे? लोग वाले किधर जाएंगे? सब्स्टिट्यूट की तरफ चले जाएंगे। ये सारे सब्स्टिट्यूट है, सब्स्टिट्यूट की तरफ चले जाएंगे। ऐसे होगा। सर प्राइस डिक्रीज के साथ भी एग्जांपल, हाँ उससे कम पे नहीं बेच सकता। ये ऑलरेडी मिनिमम प्राइस एक सेट हुई है जिसको हमने नाम दिया रिजर्व प्राइस। आज से पहले ना आपको पता था ना बेचने वाले को पता है कि इसका नाम रिजर्व प्राइस है, लेकिन हाँ वो इतना ज़रूर कहते हैं सर इससे कम पे नहीं बेच सकता, इससे कम पे बेचूंगा तो साथ वाला जो सप्लायर है ना वो नाराज़ हो जाएगा। आपको पता है साथ वाला सप्लायर क्यों नाराज़ होता है? चैप्टर 4 में पढ़ेंगे, और वाकई वो नाराज़ होता है। और सिर्फ नाराज़ नहीं होता, कभी कभार ऐसे होता है कि जंग शुरू हो जाती है। इसको हम नाम देते हैं प्राइस वॉर। चैप्टर 4 में पढ़ेंगे, उसको प्राइस वॉर का नाम देते हैं। कभी आपने अपनी ज़िंदगी में ये एक्सपीरियंस किया हो कि एक ने प्राइस कम की है, दूसरे ने उससे ज़्यादा कम की हो, और पहले ने वाले उससे भी ज़्यादा रिड्यूस की है? होता है ऐसे? कभी आपने ज़िंदगी में देखा है इसको? हाँ जी, सेल पे ऐसे होता है कि वो उससे ज़्यादा सेल लगा देते हैं, फिर दूसरे वाला उससे ज़्यादा सेल लगा देता है अपने डिमांड को बढ़ाने के लिए। कस्टमर ज़्यादा आते हैं, एक प्राइस वार शुरू हो जाती है। प्राइस वार शुरू, मेरे साथ एक दफ़ा ऐसे हुआ है। जब मैं चैप्टर 4 पढ़ाऊंगा उसमें मैं आपको वो एग्जाम्पल भी दूंगा, ठीक है? तो हमने खूब याशी की उस वक्त। तो रिजर्व प्राइस जो है वो अगर सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है तो रिजर्व प्राइस ज़्यादा होगी कम होगी? कम हो। रिजर्व प्राइस कम होगी। रिजर्व प्राइस ज़्यादा नहीं रख सकते, रिजर्व प्राइस कम ही रखेंगे। अब कोई सवाल किसी का? नंबर 4, नेचर ऑफ ऑब्जेक्टिव। इस पे कैसे डिपेंड करता है? हाँ शाबाश, बिल्कुल। अगर न्यू बिजनेस है तो न्यू बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या होगा? मार्केट को कंसंट्रेट करना, कंज्यूमर को कैप्चर करना, यही होगा ना इनका। यानी मार्केट में अपनी जगह बनाना, आसान अल्फाज में मार्केट में अपनी जगह बनाना इनका मकसद होगा कि मेरा ऑब्जेक्टिव यह है कि मैं मार्केट में पहले जगह बनाऊं। आपने भी देखा होगा जब नई शॉप खुलती है तो सिर्फ आपको बैलून नजर आते हैं, या फिर साथ में एक स्टैंडी एक बनी होती है जिस पे लिखा होता है एक बर्गर के साथ एक फ्री, बाय 1 गेट 1 फ्री। वो किस लिए करते हैं ऐसे? मार्केट को कैप्चर करने के लिए, अपने कस्टमर बढ़ाने के लिए। बिल्कुल ऐसे करते हैं वो, मार्केट को कैप्चर करते हैं। तो अगर नेचर ऑफ ऑब्जेक्टिव इनका हो कि मार्केट में पेनिट्रेट करना है, मार्केट में एंटर होना है, तो उसके लिए रिजर्व प्राइस कम रखनी पड़ेगी। आज से कई साल पहले जापान ने जब अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करनी थी तो यकीन करें कॉस्ट से भी कम पे अपनी चीज़ें बेची है। कॉस्ट से कम पे चीज़ें बेची, लोगों तक पहुंचाई। लोगों ने जब देखा कि जापान की चीज़ अच्छी होती है,
उसने लोगों ने जापान की चीज़ों को एक्सेप्ट कर लिया, फिर उन्होंने क्या किया, प्राइसेस को जितनी नॉर्मल प्राइसेस थी उससे भी डबल कर दी, उससे भी ज़्यादा कर दी। इनको जो लॉस हुआ था शॉर्ट टर्म में, क्या वो लॉस रिकवर नहीं हुआ होगा? और देखें आजकल लोग जापान की चीज़ों को प्रेफर करते हैं कि नहीं करते? इतने नहीं है। अदर ऑब्जेक्टिव्स, अदर फैक्टर्स, अदर फैक्टर्स, ये अदर फैक्टर्स कौन से हैं? ये अदर फैक्टर्स हैं। रेगुलेशंस, सर नजर आ रहा है? रेगुलेशंस, अमाउंट ऑफ सब्सिडीज, टैक्सेस, इन्फ्लेशन, इकोनॉमिक कंडीशंस, सारी टर्म्स मुश्किल है सिवाय टैक्सेस और सब्सिडी के आपके लिए। ये भी हमने पढ़ना है, ये भी हम पढ़ेंगे, इन्फ्लेशन, इकोनॉमिक कंडीशन, इकोनॉमिक ग्रोथ भी हमने ये टर्म पढ़नी है सारी, ठीक है। नेक्स्ट आगे वाले जैसे जैसे आप बड़े होंगे ये टर्मिनोलॉजी सारी सीख जाएंगे। रिजर्व प्राइस कहते हैं मिनिमम प्राइस अ फर्म इज विलिंग टू रिसीव फॉर इट्स गुड्स। मिनिमम प्राइस firm is willing to receive for its good. It indicates the price level below which is not acceptable for a firm to supply to the market. इससे कम पे ये चीज़ें नहीं बेचेगी ये फर्म। सर वो कौन से फैक्टर्स हैं जो रिजर्व प्राइस को इफेक्ट कर रहे हैं? इनकम ऑफ कंज्यूमर, अगर लोगों की, जिस इलाके में लोगों की इनकम ज़्यादा, रिजर्व प्राइस भी ज़्यादा। अगर इनकम कम है, रिजर्व प्राइस भी कम। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ज़्यादा, रिजर्व प्राइस भी ज़्यादा। कॉस्ट कम, सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है तो रिजर्व प्राइस है, प्राइस नहीं, रिजर्व प्राइस कम। अगर सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है, फॉर एग्जांपल वापडा, फॉर एग्जांपल वापडा, वो अपने प्राइसेस भी इंक्रीज कर रही है, सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है, तो आप क्या कहीं और शिफ्ट हो सकते हैं? नहीं। क्या सोलर पे क्या आप अभी आपके घर सोलर है? क्या सारों के घर सोलर लगे हुए हैं? नहीं है। इजीली आप सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। उसके और भी बहुत सारी रीज़न है कि हम इजीली क्यों स्विच नहीं कर सकते, क्योंकि उस पर भी तो कॉस्ट आनी है ना, वो कॉस्ट हम बेयर नहीं कर सकते, इसलिए मजबूरी है हमारी। जो हाई प्राइस है, हाई रिजर्व प्राइस उसने रखी हुई है, हमें वो पे करना पड़ रही है। नेचर ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, अगर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, हमने मार्केट में इन होना है तो फिर रिजर्व प्राइस कम रखनी पड़ेगी। एक दफ़ा हमने कदम जमा लिए मार्केट में, फिर वापस हम क्या करेंगे, रिजर्व प्राइस को बढ़ा देंगे। इसके साथ ही हमारा ये भी लर्निंग ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाता है। यहाँ तक अब किसी का कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन हो, कोई सवाल पूछना हो, शाबाश पूछें। कोई सवाल पूछें, कोई जहन में कोई सवाल आ रहा हो? सब समझ आ गया? चलें फिर कॉम्प्लीमेंट की एग्जांपल ही दे दें। कॉम्प्लीमेंट की एग्जांपल तो दे सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट की एग्जांपल देते हैं, कॉम्प्लीमेंट प्रोडक्शन की नहीं। बैट एंड बॉल, शाबाश, बिल्कुल ठीक है। कॉम्प्लीमेंट की एग्जांपल है दूसरी गुड साथ। कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्शन हो जाएगा भाई। वो तो कॉम्प्लीमेंट प्रोडक्शन नहीं हो जाएगा, मुझे कॉम्प्लीमेंट की एग्जांपल चाहिए। सर इंक और पेन, बिल्कुल ठीक है। इधर से कोई एग्जांपल आ जाए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। टी एंड शुगर इसकी एग्जांपल, सब्स्टिट्यूट की एग्जांपल दे दें, शाबाश। कोक एंड पेप्सी, लैपटॉप और डेस्कटॉप कंप्यूटर, बिल्कुल ठीक। टी एंड कॉफ़ी, ठीक है। आईफोन एंड एंड्रॉयड, ये सब्स्टिट्यूट की एग्जांपल। अब सब्स्टिट्यूट इन प्रोडक्शन की एग्जांपल बताएं। लेस पेप्सी, शाबाश, क्लासिक एग्जांपल। और इसके अलावा आईफोन, एंड्रॉइड, सब्स्टिट्यूट, हाँ, अगर एक कंपनी प्रोड्यूस कर रही है, लेकिन आपको पता है कि एक कंपनी नहीं प्रोड्यूस करती है, ठीक है, ठीक है टॉफी जी। एसी और रेफ्रिजरेटर, बिल्कुल, डीप फ्रीजर और रेफ्रिजरेटर, टॉफीज और लॉलीपॉप। सब्स्टिट्यूट इन प्रोडक्शन, ठीक है, सब्स्टिट्यूट इन प्रोडक्शन है, ठीक है, ठीक है। एग्जांपल अगर आपको समझ आ जाती है इस एग्जांपल से तो अपनी मर्जी की एग्जांपल बनाएं। बस मेरा मकसद है आपको कॉन्सेप्ट समझाना। अगर आपको उस एग्जांपल से समझ आती है तो ये भी अच्छा है।
कॉम्प्लीमेंट इन प्रोडक्शन। प्रोडक्शन प्रोसेस क्या है जिससे माइक और स्पीकर दोनों बनते हो? सिंगल प्रोडक्शन प्रोसेस से बनते हैं दोनों चीज़ें। नहीं, एक चीज़ आपने बनानी एक चीज़ थी, दूसरी साथ आ गई। फॉर एग्जांपल मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ। चिकन शॉप पे जाते हैं, आप गोश्त परचेज करते हैं, यानी आपने एक चिकन परचेज किया लेकिन गोश्त के साथ साथ आपको पोटा कलीजी फ्री में मिल जाती है। ये इस तरह की एग्जांपल दें कोई। हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, वो ज़बरदस्त एग्जांपल। दही से आप दो चीज़ें बना सकते हैं। दूध से दही और दूध, हाँ लस्सी और मक्खन, ये इसकी एग्जांपल हो गई। शाबाश। किस चीज़ से? मकई से, बिल्कुल ये एग्जांपल हो गई, ये एग्जांपल हो गई। इसके अलावा यस, ये भी कैमरा एंड, ये कॉम्प्लीमेंट तो है, कॉम्प्लीमेंट एंड प्रोडक्शन नहीं है। ये तो अल्टरनेटिव है, ये तो अल्टरनेटिव है, ये सब्स्टिट्यूट गुड की एग्जांपल है। किसी से? दरख्त से? नहीं, इस तरह नहीं, कोई रियल कोई समझ में आने वाली बात करे ना। चलना चाहिए। और कोई एग्जांपल? इतने मुश्किल एग्जांपल ना देखे, मुझे पता ही ना हो। चलें ठीक है, इतनी एग्जांपल, कॉन्सेप्ट समझाना था, एग्जांपल खुद समझें और बनाएं, छोटे भाई के साथ मुज़ाकरा करें, वो बताएगा आपको, खुद तो आप नहीं सोच सकते। ठीक है, कोई सवाल नहीं और? चलें जी, आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।